नमस्कार। आरएम कल्चर एंड वेलफेयर भोपाल की संस्था द्वारा साहित्यकार स्वर्गीय गोपाल दास गर्ग की स्मृति में आज ये नाटक जूलिया का मंचन होने जा रहा है। अतुल सेठ द्वारा लिखित इस नाटक का निर्देशक विष्णु गर्ग ने किया है। इस संध्याकालीन वेला में आए हुए सभी अतिथिगण का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। नाटक की शुरुआत करने से पहले आइए हम साहित्यकार स्वर्गीय गोपाल दास गर्ग साहब के विचारों को अवगत कराते हैं। विद्या केवल धन अर्जन तक सीमित नहीं होनी चाहिए। शिक्षा के साथ साथ हमें अपनी आने वाली पीढ़ी को संस्कार भी देने चाहिए, जिससे वो आगे आकर एक सभ्य समाज का निर्माण कर सके। आपके जीवन काल में अपने व्यस्त कार्यों में से कुछ समय निकालकर अपने देश व समाज को भी देना चाहिए। अपने जीवन काल में एक पेड़ लगाना चाहिए। अपने अच्छे स्वास्थ्य से कुछ कार्य करने चाहिए, जिससे देश और समाज में आपका योगदान हमेशा बना रहे। नमस्कार, हम स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे नाटक जूलिया। आज का कार्यक्रम सर हमारे आपको प्रस्थान करेंगे। धन्यवाद। सभी यहाँ आए हुए मानवों का मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और कार्यक्रम की शुरुआत से पहले मैं आए अतिथिगणों का निवेदन करूँगा तो वो आए और स्वीप ग्रहण करें। अब मैं अनुरोध करूंगा यशस्वी गर्ग और श्री अनुज गर्ग मुरैना से आई हुई श्री सुमति देवी गर्ग जी का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। और ये सावन का महीना चल रहा है और जीवन में पुत्र और पुत्री अगर आपके हैं तो ये आगे आपके संस्कारों की आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ वृक्ष भी एक पुत्र होता है। एक वृक्ष 100 पुत्रों के समान होता है। तो मैं श्रीमती कामना करके चाहूँगा कि हमारे आदरणीय गोयल साहब और दीदी को एक एक प्लांट प्रदान करें। अब मैं निवेदन करूँगा कि अपना पुष्पगुच्छ इसमें माल्यार्पण करें। आइए मम्मी जी आ जाओ। अगरबत्ती लाओ। अंदर से पूजा आप बैठ के और पापा की तस्वीर को माता कर अरे दी दोनों हैं।
से डिब्बी में रखिए। लाओ। अब आप लोग आसन ग्रहण करें। मैं अपने पिताजी स्वर्गीय गोपाल दास जी की चंद रचनाओं की चार पंक्तियां सुनाऊंगा, क्योंकि मैं आज जितना भी थोड़ा सा साहित्य या कलाकारी में इतना कर पा रहा हूँ मेरे पिताजी का ही है विरासत। जिस प्रकार से श्री अमिताभ बच्चन जी को उनके पिताजी हरवंश राज बच्चन जी से साहित्य विरासत मिला था, उसी प्रकार से मेरे को भी साहित्य अपने पिताजी से विरासत मिला है। तो उनकी कुछ पंक्तियों की चार लाइनें सुना देता हूँ कि मैं मिट्टी तुम कुंभकार, चाहे जो दो आकार। यहाँ कुंभकार से तात्पर्य है कुमार, जीवन का सृजन करने वाला, और वो कोई भी हो सकता है। आप एक अच्छा गुरु हो सकता है, आपका मार्गदर्शन करने वाला, एक माँ हो सकती है आपको अच्छा बनाने वाली, या एक अच्छा दोस्त हो सकता है जो आपको अच्छी राह दे, अच्छा मार्गदर्शन दे। तो इस रचना का यही मतलब है कि मैं मिट्टी तुम कुंभकार, चाहे जो दो आकार। बनाओ एक घड़ा जो शीतल जल से हो भरा, सूखे कंठ की प्यास बुझाए। बनाओ एक ईंट जो घर बनाए, बनाओ एक ईंट जो घर बनाए, बेसहारा लोगों को बसाए। मैं मिट्टी तुम कुंभकार, चाहे जो दो आकार। और एक रचना ये है कि जब पत्नी रूठ जाती है, कई काम व्यस्तता रहती है, चिड़चिड़ा हो जाती है, और पति कैसे मनाता है। अगर पति वो कवि है, रचनाकार है, तो उस पंक्ति में वो अपनी पत्नी की तारीफ कैसे करता है। बेटा प्लीज दो कि तू है ज्ञान का भंडार, मैं हूं निपट गंवार। ये पत्नी की तारीफ कर रहा है कि तू है ज्ञान का भंडार, मैं हूं निपट गंवार। तू है सोने की खान, मैं हूं कोयले का भंडार। तू है पूनम का चांद, मैं हूं अमावस की रात। तो ये उसमें तारीफ की है। और बस ये कविता की चार पंक्ति और सुनाऊंगा उनको। वो यहाँ पे रखी थी, वो कहाँ रख दी, ये कि तलाश है उस गन्ना बेगम की, मुसीबत की मारी थी, दुख की यारी थी, प्रेम पुजारी माधव की दुलारी थी, विधाता की चित्रकारी थी, गुणों की पिटारी थी। मधुर गायन में गायन की सुरारी थी, गन्ना बेगम तुम बहुत ही प्यारी थी। और एक मैं अपनी कविता सुनाऊंगा जो सभी के जीवन से जुड़ी हुई है। जो जीवन में संघर्ष होते हैं उनके जीवन से जुड़ी हुई है। आप उसको महसूस करोगे, लगेगा ये हमारे जीवन से जुड़ी हुई है। बचपन में गिल्ली डंडे कंचे खूब खेले थे, जवानी में दोस्तों के साथ पिक्चर देखी, मस्ती की, देखे खूब मेले थे। जब जवानी के इस पार हुए, उम्र के पड़ाव के 40 पार हुए, थोड़ी कनपटियों से सफेद बाल हुए, झुके कंधे बोझ के मारे भार हुए। खुला आसमान जिम्मेदारी का आ गिरा मेरे कंधों पर, कुछ अनुभव की पूंजी हाथ में दिए, भागती समय के चक्कर पर जिंदगी को साथ लिए। पटरी पर गाड़ी दौड़ाई,
जद्दोजहद करनी पड़ी जिंदगी जीने के लिए। कुछ मिल गया, कुछ छूट गया, कुछ याद रहा, कुछ भूल गया। समय की धारा में बहे जा रहा हूँ, थोड़ा सा सुकून पाने के लिए जिंदगी जिसे जा रहा हूँ। जब थका हारा घर आता हूँ सुकून की तलाश में, दो बच्चे मिल जाते हैं दरवाजे पर अनगले सवाल लिए। पापा हमारे लिए क्या लाए, नहीं लाए तो क्यों नहीं लाए, रोज खड़े हो जाते हैं अनगिनत सवाल। अब मैं कैसे समझाऊं बेटा, जीवन में थोड़े कम थे। एहसास की एक बूंद मेरी आंखों से गिर जाती है, लेकिन वो गिरती नहीं, ठंडे बर्फ की तरह जम जाती है। उनकी खुशियां देखकर मेरी आंखों से आंसू गिरते नहीं, थम जाते हैं। खाने की थाली बीवी लगाती है तो रोटियों के साथ 10 चिंताएं परोस देती है। लड़की सियानी हो गई है, उसकी शादी करना है, तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देता, जब देखो गुस्सा करते रहते हो, इधर उधर की मुझे सुननी पड़ती है। साहब मैं मिट्टी का माधो इस कान से सुनता हूँ और उस कान से निकाल देता हूँ। पीने के पानी में घोल कर कड़वे घूंट हर रोज पी जाता हूँ। इस हलाल पान को मुझे रोज करना पड़ता है। बिस्तर पर सोते ही मर जाता हूँ, कल फिर काम पर जाना है, चिंताओं से मुक्त सो जाता हूँ। और अब मैं नाटक का आगाज करता हूँ। और मेरे लिए एक दर्शक 1 लाख के बराबर है। परफॉर्मेंस बेस्ट होना चाहिए ओवरऑल, क्योंकि ये थिएटर है, जीवन है, इसमें कोई कैमरा कोई फोकस नहीं होता। डायरेक्ट करो, बढ़िया करो। तो मैं चाहूँगा मेरी रेडी स्टार्ट। अपनी अपनी पोजीशन, कोई जो भी है आपका प्रॉपर्टी सब कुछ अच्छे से करना, बेस्ट परफॉर्मेंस देना। चलो हाँ, अपनी पोजीशन ले लो। साइलेंट। आगे आप लोग। दरअसल मैं कुछ लिख रहा था, लिखते लिखते एक कहानी बन गई, बस वही पूरी कर रहा था। हाँ नहीं, आप लोगों ने मुझे बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया। दरअसल मुझे बातचीत करना काम करने से ज्यादा अच्छा है, लेकिन फिर भी मैं दिन रात इतनी किताबों में घुसा रहता हूँ और सर पर ये जुनून सवार रहता है कि कुछ अच्छा निकल जाए। ये मेरे पढ़ने लिखने का सपना है, यहाँ मैं दिन रात पढ़ता लिखता रहता हूँ। ज्यादातर सामान मेरा कमरे में यूं ही बिखरा पड़ा रहता है। माफ कीजिएगा, इसमें मैं थोड़ा सा लापरवाह हूँ और इस बात को लेकर मेरी माँ से भी झगड़ा हो जाता है कि मेरी चीजों को डिस्टर्ब ना किया जाए। जहाँ रखी है, जहाँ पड़ी है, रखी नहीं, मैं ठीक समय पर उसको जमा लूंगा, क्योंकि लिखते समय मैं सच्चाई को नजरअंदाज नहीं करता, पर सोचता हूँ लोग
लेखकों से बातचीत करने में कतराते, संकोच करते। शायद उन्हें लगता होगा कि लेखक लोग कुछ सोचते रहते हैं, उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। कभी कभी सोचता हूँ कि मैं पागल तो नहीं, घबराइए नहीं, काटता वाटता नहीं हूँ। हाँ, भटकाव के दौरे अक्सर पड़ते हैं। जैसे जब मैं किसी से बात कर रहा होता हूँ तो अचानक मुझे सामने वाले के शब्द सुनाई देना बंद हो जाता है और मैं उसके जवाब में अपना सिर हिला देता हूँ। हाँ हाँ, आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि उस वक्त मेरे दिमाग में यह चल रहा होता है कि सामने वाला शख्स मेरी कहानी का दिलचस्प कैरेक्टर हो सकता है। मैं घर आकर पूरे जोश और खरोश के साथ उसे लिखने बैठ जाता हूँ। तो बहरहाल मेरी कहानी के मुख्य पात्र जूलिया नाम की एक लड़की है। कहानी का देशकाल, रंग रूप, वेशभूषा, सब कुछ आप अपने हिसाब से बदल सकते हैं। इससे कहानी की मूल आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि कहानी की मूल आत्मा शाश्वत होती है, देश काल की सीमाओं से परे, समकालिक और सार्वभौमिक। तो फिलहाल मेरी कहानी की मुख्य पात्र जूलिया एक बड़े और अमीर घराने में गवर्नेंस का कार्य करती है। उसका मुख्य कार्य 2 छोटे बच्चों की पढ़ाई और उनकी देखभाल करना है। सुबह बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजना और शाम को जब बच्चे स्कूल से वापस आए तो उनको रिसीव करना। छुट्टी वाले दिन उनको कहीं घुमाने ले जाना, उनके साथ खेलना, संगीत सिखाना, खाना खिलाना और ठीक समय पर सुला देना। तो आइए देखते हैं नाटक जूलिया। मिठाई ले ले, मिठाई वाले, कुरकुरे ले ले, पॉपकॉर्न ले ले, मिठाई वाले, मिठाई ले ले, कुरकुरे वाले, कुरकुरे ले ले, मिठाई वाला, मैं दूसरी दुकान से दिला दूंगी। मिठाई ले नहीं, ले। मुझे अभी चाहिए। मैं दूसरी दुकान से दिलाऊंगी पक्का। नहीं, मुझे अभी चाहिए, अभी बढ़िया चाहिए। मिठाई है बहन जी, दिला दीजिए बच्चे को। बढ़िया मिठाई है, कुरकुरे हैं, पॉपकॉर्न है, दिला दीजिए बच्चे को, दिला दीजिए बहन जी। अब मैं क्या करूं? पैसे न होने के कारण मैं अपने छोटे भाई को एक कैंडी नहीं दिला पा रही हूँ, उसको टॉफी नहीं दिला पा रही हूँ। असमय माता पिता एक दुर्घटना में चल बसे। तब से छोटे से प्यारे से नन्हे से प्यारे भाई की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आ गई है। पर क्या करूं? कोई जॉब ही नहीं मिलता, जबकि मैं पढ़ी लिखी हूँ। कोई पढ़ाने का जॉब ही मिल जाए, पर क्या करूं? जहाँ भी जाती हूँ वहाँ परेशान करने वाले मिल जाते हैं। पर मैं हार नहीं मानूंगी, एक अच्छा जॉब ढूंढती ही रहूंगी। आओ तुम्हें चांद ले जाए, प्यार भरे सपने सजाए, छोटा सा बंगला बनाए, एक नई दुनिया बसाई। आओ तुम्हें चांद ले जाए, प्यार भरे सपने सजाए, छोटा सा बंगला बनाए, एक नई दुनिया बसाई। आओ तुम्हें चांद ले जाए। एक बड़े और अमीर घर में
बच्चों को पढ़ाने के लिए और उनकी देखभाल के लिए एक होनहार गवर्नेंस की जरूरत है। मैरी, इधर इधर इधर। ये आप क्या बना रहे हैं मिस्टर ओबेरॉय? मैं एक नई कॉलोनी का नक्शा तैयार कर रहा हूँ। शहर के कोलाहल से दूर एक हरी भरी, जिस कॉलोनी में सभी सुख सुविधाएं उपलब्ध हो, एक सुपर कॉलोनी का नक्शा तैयार कर रहा हूँ। अच्छा, फिर तो आप जंगलों में कॉलोनी बना रहे होंगे। जंगलों को उजाड़ कर, काट कर उसमें नए कंक्रीट के घर बना रहे होंगे और एक आदर्श कॉलोनी बनाने का ढोंग करेंगे। और फिर घर में मनी प्लांट लगाकर एक अच्छे पर्यावरण होने का ढोंग करेंगे। आपको इसका पुरस्कार भी तो मिलेगा फिर। नहीं मिशेल, हम जंगल नहीं काटेंगे, हम एक नई कॉलोनी डेवलप करेंगे, सुपर कॉलोनी। अच्छा ये सब छोड़िए, सुनिए ना रोगनवस्ती जी, अपन कहीं घूमने का प्लान बनाते हैं। चलिए ना, कहीं घूमने चलते हैं, कहीं बाहर, कहीं दूर, अच्छी जगह पर। नहीं नहीं, अभी मैं कहीं नहीं जा सकता, समय नहीं है मेरे पास। बाद में फिर कभी प्लान बनाएंगे। और बच्चों की पढ़ाई सर पर, एग्जाम सर पर। बच्चों की पढ़ाई से याद आया, मैंने न्यूज़पेपर में विज्ञापन दे रखा है। ठीक है, करिए अपना काम, दिन भर काम खाओ, उस काम नहीं करेंगे।
कहीं भाग चलते हैं। नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। अरे माल उड़ा और दूर गगन की छांव में चलो। नहीं, साहब बहुत सख्त हैं, हर चीज पर नजर रखते हैं। अरे मैरी, तुम भी कितनी बेवकूफ हो। माल उड़ाओ और चंपत हो जाओ। अच्छा ऐसा करते हैं, अब बैठो तो। अरे यार, ऐसा करते हैं, अपन गोवा चलते हैं। वहां समुद्र के बीच के किनारे आहा समुद्र में पैर डालकर बैठेंगे और लहरें आएंगी बार बार, छपाक छपाक। आहा कितना अच्छा लगेगा मेरी। आहा तुम वहां नारियल पानी बेचना और मैं तेल मालिश करूंगा। वहां अपन खूब पैसा कमाएंगे मेरी, और वहां एक बंगला बनाएंगे, खूब ऐशो आराम से रहेंगे मेरी जान। अरे मेरे सपनों के राजकुमार, गोवा से उतरकर जमीन पर आ जाओ, साहब आने वाले हैं। अरे तो क्या हुआ, मैं यहीं रुक जाता हूँ। नहीं नहीं, अच्छा 1 मिनट रुको, मैं कुछ सोचती हूँ। सोचती हूँ यार। हाँ अच्छा सुनो, साहब ने न्यूज़पेपर में एड दिया था बच्चों को पढ़ाने के लिए गवर्नेंस का। तुम टीचर बन के आ जाओ ना, हो सकता है साहब तुमको रख लें, तो सब काम बन गया। ओ मेरी माय स्वीट हार्ट, तुम कितनी अच्छी हो। आई लव यू टू। जाऊं मैं, जाऊं? हाँ। ठीक है, बाय बाय। बाय बाय। मैरी, मैरी, जी आई साहब। क्या एक कप चाय मिलेगी गर्मा गर्म? जी अभी लाई साहब। क्या बात है, मैम साहब दिखाई नहीं दे रही? वो मैम साहब बाहर गई हैं। हो, बाहर गई हैं शॉपिंग करने, आती ही होंगी। वो मैम साहब फ्रेंड के साथ बाहर गई हैं। मैम साहब फ्रेंड के साथ बाहर गई हैं। हाँ तो आती ही होंगी। वो मैम साहब अपने फ्रेंड के साथ घूमने कुल्लू मनाली गई हैं। ओह, ये सब बात तुम मुझे टुकड़ों में क्यों बता रही हो? पहले बोला मैम साहब घूमने गई हैं, फिर बोला शॉपिंग करने गई हैं, अब बोलती हो मैम साहब फ्रेंड के साथ गई हैं। अरे तुम सीधे सीधे एक वाक्य में बोल के बता सकती थी कि मैम साहब फ्रेंड के साथ घूमने कुल्लू मनाली गई हैं। ओ क्या हो गया, सबके सब सस्पेंस रखना चाहते हैं। बच्चों के एग्जाम सर पर आ गए, किसी को कोई फिक्र नहीं। बच्चों की पढ़ाई कैसी चल रही है? कुछ मतलब स्कूल नहीं गए हो? क्यों? बच्चों का जूता नहीं मिल रहा, इसलिए। क्या अजीब लापरवाही है। कैसी चल रही है पढ़ाई? चलो अंदर, इधर इधर अंदर। मात्र 21,000 में बंगला बुक करें, बाकी पेमेंट आसान किश्तों पर। सब बेवकूफ बनाना है, पब्लिक को पागल बनाने का तरीका है।
एक प्लाट फर्जी रजिस्ट्री कराकर 3 लोगों को बेचा। आवश्यकता है बच्चों को पढ़ाने के लिए एक गवर्नेंस चाहिए। ओ, ये इश्तिहार तो मैंने ही पेपर में दिया है। 3 साल पुरानी जीएसटी विभाग ने तय किया कि 3 साल पुरानी जीएसटी बिल का क्रेडिट नहीं मिलेगा। ओ, इतने सारे फर्जी बिल बनाए, सब बेकार हो गए। मैरी, मैरी, जी साहब। क्या कोई आया इंटरव्यू के लिए? हेलो हेलो हेलो। जी, हाँ, क्या मैं सही जगह आया हूँ? कहाँ जाना है आपको? क्या आपको पिक्चर देखने जाना है? सॉरी, ये टाकिस नहीं है मिस्टर, आप गलत जगह आ गए हैं। नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। तो सही क्या है आप ही बता दें। क्या आपने बच्चों को पढ़ाने के लिए न्यूज़पेपर में विज्ञापन दिया है? तो क्या आप पढ़ाएंगे? नहीं नहीं नहीं, हमारी ऑनलाइन लर्निंग ऐप से बच्चों को हमारी कंपनी पढ़ाती है। और क्या ये सही समय आपसे बात करने का? यस। तो मैं सही जगह हूँ। आपके 2 बच्चे हैं और आप उन्हें ट्यूशन पढ़ाना चाहते हैं। बिल्कुल। तो हमारी ऑनलाइन लर्निंग ऐप से बच्चों को पढ़ाइए, बच्चों का भविष्य बेहतर बनाइए। हम बच्चों को ऑनलाइन लर्निंग ऐप से पढ़ाते हैं, उनका भविष्य बेहतर बनाते हैं, उनको सितारों की दुनिया में ले जाते हैं, रॉकेट साइंस से पढ़ाते हैं, मिस्टर, आप यहाँ आ जाइए। इंजीनियर पढ़ाते हैं, अरे हम उनको डॉक्टर बनाते हैं। हार्ट कैसा होता है जानते हैं आप? नहीं जानते होंगे। हम उनको हार्ट से पढ़ाएगा, आई मीन दिल से पढ़ाएगा उनको। सूरज में कितना कलर होता है जानते हैं आप? नहीं जानते होंगे, नहीं जानते होंगे। हम उनको कलर के माध्यम से पढ़ाएगा, उनको दिमाग एक्टिव करेगा, उनको होनहार बनाएगा। हम उनको फूलों फलों के माध्यम से मैथमेटिक्स सिखाएगा, हेल्दी एजुकेशन देगा। तो सब पढ़ा देंगे आप? जी बिल्कुल। तो फिर ये स्कूल कॉलेज तो फालतू के खुले। अगर सब ऑनलाइन पढ़ गए तो फिर गुरु की तो किसी को जरूरत ही ना पड़े। मिस्टर, ऑनलाइन बच्चे सिर्फ गेम खेलते हैं, पढ़ते नहीं है। हमें आपकी जरूरत नहीं है, जाइए आप। सर मुझे एक मौका तो दीजिए। मैंने कहा जाइए आप। सर मुझे एक मौका तो दीजिए। जाइए आप। ओ सर, मैं फिर से आता रहूंगा। भागो। बाय बाय। ओ माय सन, हम तुमको अच्छी एजुकेशन देगा। गॉड ने भेजा है हमें तुम्हें अच्छी एजुकेशन देने के लिए। पर फादर, मैं माय सन, माय चाइल्ड, उतावले ना हो, धीरज रखो, कूल डाउन। हम तुम्हें बहुत अच्छी एजुकेशन देगा। गॉड पर भरोसा रखो, हम तुम्हें बहुत अच्छा इंसान बनाएगा माय सन। पर फादर, मुझे नहीं, मुझे अपने बच्चों के लिए एक अच्छा टीचर चाहिए। ओके माय चाइल्ड, माय सन, हम तुम्हारे बच्चों को पढ़ाएगा, बेहतर इंसान बनाएगा, वो उनका भविष्य उज्जवल करेगा माय सन। फादर, मुझे बच्चों को एजुकेशन दिलवानी है, उन्हें बाबा नहीं बनाना है। ओके 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 माय चाइल्ड, जिस ओर से तुम्हें 6 नजर आता है उस ओर से हमें 9 नजर आता है। बच्चे माय सन, चीज वही है, देखने का नजरिया अलग है माय। फादर, हमें आपकी जरूरत नहीं है, आप चर्च में जाइए। ओके, और राइट इशू।
मॉर्निंग मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। बच्चे को पढ़ाने के लिए आई थी। क्या आप ही ने अखबार में विज्ञापन दिया था? हाँ, लेकिन केवल बच्चों को पढ़ाने के लिए नहीं, उन्हें तैयार कर सही समय पर स्कूल छोड़ने एवं उनके सभी कार्य करने के लिए मुझे एक अनुशासित होनहार गवर्नेंस चाहिए। लगता है आपने विज्ञापन ठीक से पढ़ा नहीं, मिस। जी, जूलिया, मेरा नाम जूलिया है। हाँ, तो जूलिया, हम तुम्हारा इंटरव्यू लेना चाहेंगे। क्या तुम तैयार हो? जी सर, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। जूलिया, क्या तुम भी अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए किसी का इंटरव्यू लेती? जी सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो जूलिया, मेरा पहला सवाल है कि थोड़ा सा मेरी तो जूलिया, मेरा पहला सवाल है कि एक दूध वाले के पास दूध नापने के दो नाप हैं, एक 3 लीटर का और एक 5 लीटर का। अब वो 1 लीटर दूध कैसे नापेगा? क्या मुझे 3 बर्तन मिल सकते हैं मिस्टर? रोजोनोवस्की, अल्बर्ट रोजोनोवस्की। जूलिया, तुम मुझे नाम से भी पुकार सकती हो। मैरी, जी साहब। 3 बर्तन लेकर आओ। जी अभी लाइए। मान लेते हैं ये 5 लीटर का माप है, ये 3 लीटर का माप है और एक ये अन्य बर्तन है। तो सबसे पहले हम 5 लीटर वाले दूध को 3 लीटर वाले माप में डाल देंगे और 3 लीटर वाले दूध को हम अन्य बर्तन में डाल देते हैं। फिर वापस हमने 5 लीटर का माप भर लिया और वापस उसे 3 लीटर के माप में डाल दिया और इस 3 लीटर दूध को हमने अन्य बर्तन में डाल दिया। अब इस अन्य बर्तन में 6 लीटर दूध हो गया और ये जो 5 लीटर वाले माप में 2 लीटर बचा है, उसे हम 3 लीटर वाले बर्तन में डाल देंगे। अब ये खाली है और ये 6 लीटर को हमने 5 लीटर के माप में डाल दिया, तो हमारे पास 1 लीटर दूध बच जाएगा। शाबाश। तो अब मेरा दूसरा सवाल, एक खेत में खरगोश और आदमी हैं। यदि 41 सर और 132 पैर हों तो खेत में कितने खरगोश और कितने आदमी होंगे? 25 खरगोश और 16 आदमी होंगे सर। वेरी गुड। तो जूलिया, तुम्हारी तनख्वाह तय होती है 400 रुपए महीना, ठीक? थैंक यू सर।
जूलिया, जूलिया। जी सर। नीचे मत देखो जूलिया, ऊपर देखो मेरी तरफ। यस सर। मैं जब भी तुमसे बात करूं तो तुम्हारी आंखें ऊपर होनी चाहिए, ठीक है जूलिया? यस सर। बच्चों की पढ़ाई कैसी चल रही है? कुछ सीख भी रहे हैं या नहीं? बहुत होशियार बच्चे हैं सर, एक बार में ही समझ जाते हैं। क्यों नहीं, आखिर बच्चे किसके हैं? और मैथमेटिक्स में काफी अच्छे होना चाहिए। अब मेरे ख्याल से जी हाँ सर, खास तौर पर चिंटू। जरूर होना चाहिए, क्योंकि मैथमेटिक्स मेरा भी सबसे अच्छा विषय रहा है ना जूलिया? जी सर। ऊपर देखो जूलिया, लोगों की आंखों में देखने से डरो मत। अगर तुम अपने आप को और उसे नीचा समझो तो लोग भी तुम्हारे साथ वैसे ही बर्ताव करेंगे। आए समझ में? यस सर। तुम्हारा हिसाब कर ले। तो क्या तय हुआ था जूलिया? 300 रुपए महीना, यही तय हुआ था ना? 400 सर। नहीं, बिल्कुल नहीं, 300 रुपए ही तय हुआ था। नहीं, यह लिखा हुआ है। फिर तुमसे किसने कह दिया कि 400? आप ही ने कहा था सर, पैसों को लेकर मेरी और किसी से बात ही नहीं है। हो ही नहीं सकता। हो सकता है कि जब मैंने तुमसे कहा 400, और वैसे भी मैं अपनी पिछली गवर्नेंस को हमेशा से 300 रुपए महीने ही देता आ रहा हूँ। अगर अपना सर ऊपर रखोगे तो इस तरह की भूलें दोबारा नहीं होंगी। यस सर। मेरी तरफ देखो, मैं दोबारा कह रहा हूँ, 300 रुपए महीना, ठीक? यस सर। ठीक है, तो 300 रुपए के हिसाब से तुम्हें यहाँ आए आज पूरे 2 महीने हुए। 2 महीने और 5 दिन सर। नहीं नहीं नहीं, पूरे 2 महीने हुए। मैंने यहाँ लिखा हुआ। तुम्हें भी एक डायरी रखना चाहिए जूलिया, फिर इस तरह की भूलें दोबारा नहीं होंगी, ठीक है? यस सर। तो 300 रुपए के हिसाब से 2 महीने की तनख्वाह होती है 600 रुपए, ठीक? यस सर, थैंक यू सर। अब हम इनमें से 9 संडे निकालेंगे। संडे निकालने की बात तो तय हुई थी ना जूलिया? जी नहीं सर। बिल्कुल तय हुई थी, और संडे तो मैं हमेशा से निकालता आ रहा हूँ, इसीलिए मैंने ये बात नोट करना जरूरी नहीं समझा। क्या तुम्हें याद नहीं जब मैंने कहा था कि हम संडे निकालेंगे? नहीं सर। कोशिश करो, याद आ जाएगा। नहीं याद आ रहा सर। तुमने ठीक से याद करने की कोशिश ही नहीं की जूलिया, तुम्हारी आंखें इधर उधर भटक रही थी। सीधे सीधे मेरी तरफ देखो, मेरी आंखों में आंखें डालकर। याद आया जूलिया? मैंने कहा याद आया या नहीं? जी सर, कहा था। मुझे ठीक से सुनाई नहीं दिया जूलिया। जी सर, कहा था आपने। शाबाश, मुझे पता था तुम्हें याद आ जाएगा। नो संडे और 3 हॉलीडे, ठीक? 2 सर, क्रिसमस और न्यू ईयर। तो तुम्हारा बर्थडे, उसे मिलाकर 3। और अपने बर्थडे वाले दिन तो मैंने काम किया था सर। किया था, लेकिन कोई जरूरत नहीं थी काम करने की। मेरी पिछली गवर्नेंस ने अपने बर्थडे वाले रोज कभी काम नहीं किया जूलिया। लेकिन मैंने काम किया था सर। लेकिन वो तुम्हारी गलती थी जूलिया। हम यहाँ हिसाब किताब कर रहे हैं, इनमें ऐसी चीजों की कोई गुंजाइश नहीं होती। मैं यहाँ सिर्फ 2 हॉलीडे लिखने को तैयार हूँ, वो भी अगर तुम जोर देती हो तो। क्या तुम जोर देना चाहोगी जूलिया? मैंने काम किया था सर। अब तो तुम जोर दे रही हो। जी नहीं सर। ठीक है, तो कुल मिलाकर हुए 12 हॉलीडे,
यानी 120 रुपए कम हुए। और हाँ, यहाँ ये भी लिखा है जब 4 दिन बंटी बीमार था तब 4 दिन तुमने उसे पढ़ाया ही नहीं। लेकिन मैंने चिंटू को तो पढ़ाया था सर। लेकिन तनख्वाह तो तुम्हें 2 बच्चों को पढ़ाने की दी जाती है ना जूलिया। क्या तुम चाहोगी कि तुम्हें तुम्हारे आधे काम की पूरी तनख्वाह दी जाए? नहीं सर। तो 4 दिन ये कट गए, अब 3 दिन वो जब तुम्हारे दांत में दर्द था और मेरी पत्नी ने तुम्हें काम न करने की परमिशन दी थी। 4 बजे के बाद सर। मैंने 4 बजे से पहले तो मैंने काम किया था। यहाँ लिखा हुआ है, लंच के बाद काम नहीं किया। हम लोग यहाँ 1 बजे लंच के लिए बैठते हैं और 2 बजे लंच खत्म होता है, 4 बजे नहीं, ठीक? जी हाँ सर, लेकिन 1 बजे के बाद ये 30 रुपए और कट गए, 30 और 40 हुए 70। तो 480 में से 70 निकाले तो बचे 410, ठीक है? यस सर, थैंक यू सर। अब दिसंबर की 4 तारीख को तुम्हारे हाथों से एक कप और प्याली टूट गई थी। सर प्याली टूटी थी सर। प्याली के बिना कप किस काम का होता है जूलिया? बोलो, जवाब दो। कोई जवाब नहीं। तो 35 रुपए प्याली के कट गए। हाँ, फिर दिसंबर की 9 तारीख को बंटी एक पेड़ पर चढ़ा था और उसकी जैकेट फट गई थी। मैंने उसे बहुत मना किया था सर। लेकिन उसने तुम्हारी नहीं सुनी और तुमने उसे पेड़ पर चढ़ जाने दिया। 160 रुपए। फिर जनवरी की 14 तारीख को चिंटू के जूते चोरी हो गए थे। नौकरानी ने चुराए थे सर। आपने खुद उसे नौकरी से निकाल दिया था। लेकिन तुम्हें इतनी अच्छी तनख्वाह पर किस लिए रखा है? इसीलिए रखा है कि तुम हर चीज पर नजर रखो। ये बात मैंने पहली मीटिंग में साफ कर दी थी। शायद उस रोज तुम मेरी बात सुन नहीं रही हो। तुम मेरी बात सुन भी रही थी जूलिया, या तुम्हारा दिमाग 7वें आसमान पर टंगा हुआ? यस सर। क्या तुम्हारा दिमाग 7वें आसमान पर टंगा हुआ था? नहीं सर, मैं आपकी बात सुन रही थी। शाबाश। तो ये तुम्हारे 93 रुपए। और हाँ, जनवरी की 16 तारीख को मैंने तुम्हें 100 रुपए एडवांस भी दिए थे। नहीं दिए थे सर। मैंने यहाँ लिखा हुआ है। अगर नहीं दिए होते तो मैं क्यों लिखता? बोलो। मुझे नहीं पता सर। ये तो कोई जवाब नहीं हुआ जूलिया। अगर पैसे नहीं दिए होते तो मैं क्यों और किस लिए ये इस रजिस्टर में लिखता? जवाब दो, बोलो। कोई जवाब नहीं। इसका मतलब मैंने तुम्हें 100 रुपए जरूर एडवांस दिए थे, है ना? जी सर, अगर आप कहते हैं तो। अब मैं तो कह ही रहा हूँ भाई, फिर सारी बात का मुद्दा यही है। फिर हिसाब कायदे से होना चाहिए। तो अब 122 रुपए में से 160 रुपए गए तो बचे 22, ठीक है? अरे ये क्या, तुम रो रही हो? ऐसा कुछ हो गया जिससे तुम्हारा दिल दुख गया? प्लीज जूलिया, मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। मेरा दिल बहुत ही भावुक है और कमजोर भी। ऐसा क्या हो गया जूलिया? प्लीज मुझे बताओ जूलिया। मैं जब से इस घर में आई, मेरे को सिर्फ एक बार पैसे दिए गए, वो भी मेरे को मैडम ने दिए थे मेरे बर्थडे पर 11 रुपए। क्या सचमुच? पर ये तो मैंने लिखी ही नहीं। मैं भी कितना भुलक्कड़ हूँ, कितना नुकसान उठाना पड़ता है मुझे। कोई बात नहीं, अब लिख लेता हूँ। शुक्रिया जूलिया, तुमने मुझे याद दिला दिया। तो अब 22 में से 11 रुपए निकाले तो बचे 11 रुपए। क्या तुम हिसाब एक बार चेक करना चाहोगी जूलिया? इसकी कोई जरूरत नहीं है सर।
जरूरत है। हिसाब हमेशा पाई पाई का बराबर होना चाहिए। लो, गिन लो। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये तो सिर्फ 10 रुपए है सर। अरे ये कैसे हो सकता है? देखो, एक सिक्का तुमने वहीं कहीं गिरा दिया होगा। मुझसे नहीं गिरा सर, मुझे पक्का पता है। लेकिन यहाँ मेरी मेज पर भी नहीं है, और मुझे पक्का पता है कि मैंने तुम्हें 11 रुपए दिए। ढूंढो तो सही, मिल जाएंगे, यहीं कहीं गिर गया होगा। कोई बात नहीं सर, 10 रुपए ही काफी है। ठीक है, तो 10 रुपए ही रख लो। अगर ढूंढने से नहीं मिले तो अगले महीने हम इस पे बातचीत करेंगे। ठीक थैंक यू है? सर, थैंक यू वेरी मच। आप बहुत दयालु हैं सर। जूलिया, जरा इधर आओ। यस सर। तुमने मुझे शुक्रिया क्यों कहा? पैसों के लिए सर। पैसों के लिए? तुम्हें पता है मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है? बेईमानी की है तुम्हारे साथ, लूटा है तुमने। मैंने यहाँ इस रजिस्टर में कुछ भी नहीं लिखा, बस मेरे दिमाग में जो भी आता गया मैं लिखता गया। तुम्हारे 800 रुपए बनते हैं। सरासर बेईमानी की है जूलिया मैंने तुम्हारे साथ। दूसरी तरफ तो मुझे कुछ भी नहीं दिया गया था सर। उन लोगों ने तुम्हारे साथ मुझसे भी ज्यादा बेईमानी की। खैर, ये सब एक मजाक था जूलिया, तुम्हारे लिए एक भयानक सबक, क्योंकि तुम लोगों पर बहुत ज्यादा जल्दी भरोसा कर लेती, जो आज की दुनिया में बहुत ही खतरनाक है। मैं तुम्हें तुम्हारे 800 रुपए ही दूंगा। देखो, मैंने यहाँ पहले से रखे हुए हैं। लो, ये भी तुम्हारे ही हैं जूलिया। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। जूलिया, जरा इधर आओ। मैंने तुम्हारे साथ इतना अन्याय किया, इतना जुल्म करता रहा, तुमने अपने साथ हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाई? क्या आज की इस दुनिया में कोई तुम्हारी तरह इतना सीधा, इतना भोला होना संभव है जूलिया? जी संभव है सर।